दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश, और राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में हमने राजस्थान के मरुस्थल को हमने शुरू किया था, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम आज। ठीक है, तो आज हम ले लेते हैं सिप के बारे में। ठीक है, सिप बालुका स्तूप। ठीक है, क्या है कि दोस्तों सिप बालुका स्तूप, जो कि इसकी परिभाषा है, ये बरखान के निर्माण में होने के बाद पवन की दिशा में परिवर्तन होने के कारण पवन की दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, उसी बालुका स्तूप स्थलाकृति को सिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिप। ठीक है, ये सबसे पहले क्या होता है, अभी बरखान का निर्माण होता है। ठीक है, अब इधर से क्या चल रही है? पवन चल रही है, तो पवन की दिशा में परिवर्तन होने के कारण ये एक भुजा इसकी लंबवत हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? सिप बोलते हैं। सिप बालुका स्तूप क्या बोलते हैं? सिप है बालुका स्तूप। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिप बालुका स्तूप। ठीक है, बरखान की आकृति कैसी होती है? बरखान की ये आकृति होती है, इधर से पवन चल रही है और ये इसकी अर्धचंद्राकार स्थलाकृति बनती है। ठीक है, बरखान के निर्माण होने के बाद पवन की दिशा में परिवर्तन होने के बाद बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, उसी को बालुका स्तूप स्थलाकृति को सिप कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तारानुमा बालुका स्तूप के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों? तारानुमा बालुका स्तूप।
यानी तारे के समान बालू का स्तूप। 2 नंबर हो गया दोस्तों तारानुमा। क्या है? तारानुमा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है, क्या है दोस्तों? तारानुमा बालू का स्तूप। इसकी आकृति देखें तो तारे के समान होती है। ठीक है, साधारण सी बात है, तारे के समान इसकी आकृति होती है ये वाली। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, तारे के समान आकृति होती है। जब अनियमित पवनों की अनियमित पवनों की दिशा से तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। बालू का स्तूप का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? बालू का स्तूप का निर्माण होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है, तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। यानी इधर से पवन चल रही है, इधर से ही चल रही है, और इधर से ही चल रही है, और इधर से ही चल रही है। इसका क्षेत्र विशेष पूछे तो दोस्तों इसका क्षेत्र है, एक नंबर पे है जैसलमेर, और 2 नंबर हो गया सूरतगढ़, और 3 नंबर दोस्तों हो गया, कौन सा हो गया? बीकानेर। ठीक है, और शिप का क्षेत्रफल पूछे, शिप का क्षेत्र, शिप का क्षेत्र है दोस्तों चूरू, बीकानेर और कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, शिप का क्षेत्र कौन कौन सा है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, और तारानुमा बालू का स्तूप की जैसलमेर, सूरतगढ़ और बीकानेर। तारानुमा बालू का स्तूप की आकृति कौन सी होती है? भी तारे के समान होती है, और शिप की बरखान की एक भुजा लंबी होती है। ठीक है, चलो चलते हैं अब दोस्तों आगे की ओर। अगला है दोस्तों कपीस। ठीक है, बालू का स्तूप। ये दोस्तों छोटे झाड़ियों के पास में बालू का स्तूप की स्थलाकृति
का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। यानी छोटी छोटी झाड़ियों के पास इसका निर्माण होता है। क्षेत्र पूछे तो दोस्तों ये क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में होती है ये, तो क्षेत्र पूछे तो 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर। और 2 नंबर पूछे तो दोस्तों 2 नंबर हो जाएगा जोधपुर, और 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर, ठीक है। ये छोटी छोटी झाड़ियों के पास बालूका स्तूप की स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, जबरक का बीज बोलते हैं, बालूका स्तूप बोलते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र इसका पूछे तो क्षेत्र कौन कौन सा है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर है। तो ये लिखो, आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये लास्ट है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में लास्ट बिंदु है जो है नेटवर्क बालूका स्तूप क्या है दोस्तों, नेटवर्क बालूका स्तूप है। तो ये नेटवर्क बालूका स्तूप है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है बालूका स्तूप जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा एक बिंदु कंप्लीट हो गया। कौन सा हो गया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है भाग इसका, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। कौन सा दोस्तों है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बांगड़ प्रदेश, क्या बोलते हैं दोस्तों, बांगड़ प्रदेश, ठीक है। क्या बोलते हैं, बांगड़ प्रदेश। तो इसका क्षेत्र विशेष कौन कौन सा है भी, ये 25 सेमी वर्षा से 50 सेमी वार्षिक वर्षा के वर्षा औसत के मध्य यह क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरा पूछे तो ये शुष्क मरुस्थल से अरावली के मध्य है। दूसरा कौन सा है, शुष्क मरुस्थल से अरावली के मध्य का क्षेत्र, ठीक है।
यानी यहाँ पे बना लेते हैं राजस्थान का मानचित्र एक बार छोटा सा। तो दोस्तों ये आपको चित्र में बताने वाला हूँ इसका कौन सा है। तो ये हो गया दोस्तों इसका इसका ये हो गया शुष्क मरुस्थल, ठीक है। इसके ये वाला भाग यहाँ पे अरावली आ गई, पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार आ गया, ये अरावली आ गई, ये अर्धशुष्क भाग आ गया। कौन सा आ गया? अर्धशुष्क। मरुस्थल, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि लिखो। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 4 भागों में। अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा है दोस्तों? ये मैं 1 नंबर बताने वाला हूँ, नागौरी उच्च भूमि। कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। उच्च भूमि कौन से दोस्तों? नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। 2 नंबर हो गया शेखावाटी अंतः प्रवाह, ठीक है। और 3 नंबर दोस्तों ये हो गया घग्गर बेसिन। कौन सा है? घग्गर बेसिन। और 4 नंबर दोस्तों ये हो गया लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।